Welcome to the all of you in your favorite YouTube channel स्टडी विथ योर माइंड फोकस में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा हूँगा कि आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई नियमित तौर पर कर रहे होंगे। तो इसी श्रृंखला में आज हम एक बेसिक मैथ्स नामक एक टॉपिक उठाएंगे, जिसमें हम जितने सारे बेसिक जो हैं मैथमेटिक्स उन सबको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों नंबर से, कि नंबर क्या है। ठीक है, तो प्लीज़ भाइयों, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर कर ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है भाइयों, तो हम स्टार्ट करते हैं कि नंबर होता क्या है। ठीक है, बहुत बच्चों को आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें नहीं भी आता होगा। ठीक है, तो एक इससे हम पढ़ाने से पहले आपको एक बात बता देते हैं कि देखिए, कोई भी नॉलेज हो, चाहे वो व्यावहारिकता से रिलेटेड हो या फिर आप खुद ही देखते होंगे दैनिक जीवन में कि जो आधा अधूरा ज्ञान होता है ना, वो बहुत ही घातक होता है। तो यहाँ से आधा ज्ञान ना लेकर जाइए, यहाँ से आप पूरा ज्ञान लेकर जाइए। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज किसी काम की नहीं होती। वो आपको जो है कहीं न कहीं पता चल जाता है कि ये ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में हम स्टार्ट करते हैं। बातों को देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक पर। ठीक, नंबर मतलब होता है आपका संख्या। तो स्टूडेंट, नंबर जानने से पहले आपको एक चीज़ की समझ होनी चाहिए या एक चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। वो चीज़ क्या है आपका? वो चीज़ है आपका डिजिट। क्या है भाई? वो चीज़ है आपका डिजिट। जब तक आपको इस चीज़ डिजिट का सेंस नहीं होगा, कहने का अर्थ है अंक। ठीक है, जब तक आपको अंक के बारे में नॉलेज नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, आप संख्या को समझ नहीं सकते। ठीक है, समझ भी लेते हैं तो कहीं न कहीं वो आप अंक से ही समझे हैं, भले ही आपको अंक के बारे में पता ना चला हो। तो संख्या जानने से पहले हम जान लें कि अंक क्या चीज़ है और इसके बारे में हम थोड़ा समझ लें। ठीक है, तो हम समझते हैं कि अंक क्या होता है। अंक, ठीक है, अंक आपने पढ़ा होगा कि अंक की जो संख्या है, मतलब जो अंक होते हैं वे 9 होते हैं। कितने? 9। आप यही सोचते होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही सोचते होंगे आप। परंतु नहीं, अंक की जो संख्या है वो होती है 10। कितनी होती है भाई लोग? 10 होती है। 10 होती है। उसमें हम लोग ऐड कर लेते हैं जीरो को। जितनी भी संख्याएं होती हैं वो इन्हीं अंकों से मिलकर बनी होती हैं। व्यवहार में आप जो भी संख्या देख लीजिए, कितनी ही बड़ी से बड़ी हो और कितने ही छोटी से छोटी हो, वो संख्याएं जो है वो इन्हीं अंकों का प्रयोग कर कर बनाई गई हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से अगर हम कहें, अगर आप अपने विज्ञान में पढ़े होंगे, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के भीतर जो है, इलेक्ट्रॉन जैसे फंडामेंटल पार्टिकल माना जाता है ना, फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार से अगर हम संख्या में बात करें, संख्या में, तो जो इसका फंडामेंटल पार्टिकल है वो क्या है? आपका डिजिट है। क्या है भाई? डिजिट। मतलब
डिजिट ही इसका कहीं ना कहीं क्या है, बेस है। तो डिजिट को समझना अनिवार्य है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग डिजिट को समझ गए होंगे। डिजिट क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक, यही आपके क्या हैं, डिजिट हैं। यही आपके जो हैं, इतने ही डिजिट होते हैं, 10 ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, इन्हीं का उपयोग कर कर संख्याएं बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार से अगर हम संख्या की बात करें कि संख्या क्या होती हैं, तो आप समझ गए होंगे कि जितनी भी संख्याएं होती हैं, ठीक, व्यवहार में जितनी भी संख्याएं होती हैं, ठीक, वो डिजिट्स का यूज कर कर बनाई जाती हैं, मतलब अंक का। ठीक है, डिजिट से आप नाराज नहीं होंगे, हिंदी में इसका मतलब अंक होता है। ठीक, तो डिजिट से ही बनी होती हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं, संख्याओं की परिभाषा इस आधार पर हम निकाल सकते हैं कि अंकों से मिलकर बनी हुई जो रचना होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, संख्या कहते हैं। उसे ही संख्या कहते हैं। मतलब जितनी भी संख्याएं बनी होती हैं, सब अंकों का इस्तेमाल करके बनी होती हैं। ठीक, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बातें स्पष्ट रूप से क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखेंगे। अब तो ऑनलाइन में ये सिस्टम हो चुका है कि आप एक बार बस रिकॉर्ड कर लेंगे वीडियो को, उसके बाद चाहे जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। तो आप लोगों को फ़ायदा का जो है भरपूर इस्तेमाल करिए। जो टॉपिक समझ नहीं आए उसको जो है दोबारा से अगेन से देखिए इसमें। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। हमारे यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है नंबर में ही टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक, टाइप्स ऑफ नंबर में हम लोग पढ़ेंगे नंबर के टाइप्स के बारे में, मतलब प्रकार के बारे में, कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या होती हैं, उनके बारे में हम ज़रा समझेंगे। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट टॉपिक देख चुका है, जो कि है प्राकृतिक संख्या। क्या है भाई, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? प्रश्न उठता है क्या होता है कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? कहीं कहीं पर ये प्राकृत लिखा रहता है, कहीं कहीं पर आपको ये प्राकृतिक भी दिख जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो स्टूडेंट, प्राकृतिक संख्या क्या होती है इससे समझ लीजिए आप। व्यवहार में जितनी भी संख्याएं हैं, जहाँ से आप गिनती प्रारंभ करते हैं, वही सब तो है प्राकृतिक संख्या। जैसे कहें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, अप टू ये संख्याएं जाती रहती हैं, इनका कोई अंत नहीं होता। इसलिए हम क्या कर देते हैं, इन्हें अनंत कह देते हैं। ठीक है, मतलब ये संख्याएं अनंत तक होती हैं। प्रारंभ कहाँ से हुआ है इसका? 1 से, क्योंकि गिनती जब आप गिनते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं ना। आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, गिनती जब स्टार्ट करते हैं तो आप लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, शून्य से नहीं स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। इसलिए इसको रिमेंबर पॉइंट बनाइएगा आप कि 1 से प्रारंभ होने वाली और अनंत तक जाने वाली जितनी भी संख्या होती हैं, सब क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर हमने गिनती में बात किया था कि 1 को आप रिमेंबर बनाइएगा कि आप गिनती 1 से ही गिनते हैं, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, आप सोचने लगेंगे 0 के बारे में तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। ठीक है, आप हो जाएंगे कंफ्यूज। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यही सोचना है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा गया है कि 0 को सम्मिलित नहीं करते। क्यों भाई, याद कर लिया होगा आपने। ठीक, क्योंकि हम गिनती को 1 से स्टार्ट करते हैं, गिनती 1 से है। ठीक भाई, तो हम बढ़ते हैं आगे। अगली संख्या है हमारी पूर्ण संख्या। क्या है भाई? पूर्ण संख्या, होल नंबर जिसको कहते हैं हम। और एक बात और जान लीजिए, प्राकृतिक संख्या को परिभाषित करते हैं हम लोग यन से। ठीक है, यन से, अंग्रेजी अक्षर के पहले क्रम से। जैसे यहाँ पर नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल का जो है
नेचुरल का जो n होता है उसी को हम रिप्रेजेंट कर कर n से दर्शा देते हैं, तो ये बन जाता है एक प्रकार का इसका सिंबल। तो n से हम प्राकृतिक संख्याओं को परिभाषित करते हैं। ये जो शिफ्ट होता है 1 से ले 2 3 4 5 करते करते जो है संख्याएं अनंत तक जाती हैं। ठीक, तो फिर हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं जो कि हमारा पूर्ण संख्या। ठीक, पूर्ण संख्या क्या होता है अभी अभी आपने पढ़ लिया है। क्या पढ़ रखा है भाई? नेचुरल नंबर, ये पढ़ लिया आपने। जब आपने नेचुरल नंबर पढ़ लिया, समझ लीजिए आपने पूर्ण संख्या को भी पढ़ ही लिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको ये स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा अगर आपको नेचुरल नंबर समझ में आ गया है तो जब भी नेचुरल नंबर में क्या था, आप गिनती 1 2 3 4 5 6 7 यहीं से प्रारंभ करते थे 1 से। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसी में अगर हम जीरो को भी ऐड कर लें, ये चीज़ जीरो, जैसे ही आप जीरो को प्राकृतिक संख्याओं में ऐड कर लेते हैं तो ये जो संरचना फॉर्म होती है, ठीक है, ये जो संरचना आपकी फॉर्म होती है मतलब बनती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक, कि हम प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को जोड़ दें या शून्य को सम्मिलित कर लें तो क्या होती है भाई, पूर्ण संख्या। इसका कदापि मतलब नहीं है कि 10 में आया है जीरो तो ये हो गया भाई पूर्ण संख्या। ये तो है, परंतु समझिए, आप इससे ये निष्कर्ष ना निकालिएगा कि जैसे 50 के पीछे जीरो है तो यही होती है पूर्ण संख्या और कोई नहीं होती। आप इससे कदापि ये निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। आपको यह निष्कर्ष निकालना है कि 1 2 3 जितनी भी परिमेय संख्याएं आती हैं, सॉरी प्राकृतिक संख्याएं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं 1 2 3, ठीक, ये सब संख्याएं जो हैं वो सब कहीं न कहीं से क्या है, पूर्ण हैं। ठीक है, तो आपने जितनी भी संख्या आज तक देखा है सभी गिनती के फॉर्म में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कि अगर गिनती में आपने 1 2 3 4 मतलब कहीं न कहीं ये संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं देखा है तो ये सभी क्या है, होल नंबर है मतलब पूर्ण संख्या है। जितनी भी प्राकृतिक संख्या है सभी क्या है, पूर्ण संख्या। ठीक, अगर जीरो एडिशनल आ जाता है मतलब अतिरिक्त आ जाता है तब भी वो क्या है, पूर्ण संख्या। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा है यहाँ पर, इवन नंबर मतलब होता है सम संख्या। ठीक है भाई, सम संख्या। अब प्रश्न उठता है कि सम संख्या क्या होता है, समझिए इस बातों को। ठीक है, सम संख्या, तो सम संख्या वे संख्याएं होती हैं, ठीक है, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें दो का भाग, किस संख्या का, दो का जो है भाग पूरी चल जाए। ठीक है, मतलब जो इसको भाग दे वो पूरा कट जाए। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, 4 है, 4 में हम 2 का भाग दे देते हैं, 2 दूनी 4, तो ये हो गया जो आंसर आया रिजल्ट आपका, ये भी पूरा प्राप्त हो, दशमलव में ना प्राप्त हो, ये भी क्या हो, पूरा प्राप्त हो। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, सम संख्या। ठीक है भाई, सम संख्याओं के अंत में क्या क्या आता है, 0 2 4 6 8, इतने ही चीज़ें आपको सम संख्याओं में दिखेंगी। इसके अतिरिक्त समझ लीजिए कुछ भी नहीं दिखेगा। मतलब जिन भी संख्याओं का इकाई का अंक 0 2 4 6 या फिर 8 हों तो समझ लीजिएगा कि वो संख्याएं क्या हैं भाई, सम संख्याएं हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या फिर आप चेक कर लेंगे कि जब भी इकाई का अंक, ठीक है, इकाई के अंक में आपका 2 से अगर हम भाग करें तो आपको पूरा चल जाए तो समझ लीजिए वो संख्या क्या है,
सम संख्या है। ठीक है भाई। जैसे अगर हम बात करें कि लिख लें कोई संख्या 8, 9, 3, 2, 1, 5, 4। ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी इकाई का अंक क्या है, 4 है। ठीक है। तो 4 में हम अगर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 बार में चला गया, इसका मतलब क्या हो गया भाई, 4। ये जितनी इतनी बड़ी संख्या हमने लिखा, ये क्या रहा भाई, सम संख्या। कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने देख लिखा है सम संख्या, जस्ट उसी का अपोजिट है विषम संख्या। ऐसी संख्या मान लेते हैं वो संख्या है यक्स। यक्स में अगर हम 2 से भाग दें, वो पूरी पूरी ना जाकर समथिंग दशमलव में 2.5, 1.5, मतलब दशमलव में जाए, पूरा पूरा ना जाए। ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं हम, विषम संख्या। ठीक है। तो विषम संख्या में क्या क्या आता है, जैसे कि हमने आपको बताया कि 0, 2, 4, 6, 8, ये जो था ये सम संख्या की इकाई में आता था। अगर इन्हें छोड़कर इकाई में जो भी आता है, ठीक, तो समझ लीजिए वो क्या है, विषम संख्या है। जैसे देखेंगे तो आप इनके इकाई में पाएंगे, हालांकि आप जैसे देखेंगे तो इनके इकाई में आप 3 पाएंगे, 5 पाएंगे, 7 है, 9 है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। मतलब आप इनके इकाई का अंक कभी भी सम नहीं देखेंगे। अगर इकाई का अंक सम नहीं है तो समझ लीजिए वो क्या है भाई, विषम है। मतलब जिसमें 2 का भाग ना जाए, कहने का अर्थ यही था। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही नोटेबल पॉइंट दिया गया है, इसको आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक, किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक सम संख्याओं को जोड़ने पर सदैव सम प्राप्त होता है। जैसे अगर हम बात कर लें कि 2 + 2, 2 क्या है भाई, सम संख्या। 2 क्या है भाई, सम संख्या। दोनों को जोड़ते हैं, उत्तर क्या आ गया, 4। 4 क्या है आपका, ये भी है एक सम संख्या। ठीक। अगर हम दूसरी एग्जाम्पल की बात करें, 6 + 6 ये बराबर है 12। ठीक, ये भी एक सम संख्या। अब अगर हम तीसरी की बात करें, 2 + 8 ये भी सम संख्या। इन दोनों को जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 8 2 10। उत्तर आया लास्ट में 0। ये इकाई का अंक जो है लास्ट वाला, ये क्या है, 0। 0 में हम 2 से भाग दे देंगे तो चला जाएगा 0 टाइम में, मतलब ये 2 से कट रहा है, इसलिए ये क्या हो गया भाई, सम संख्या। ठीक। अब हम सेकेंड पॉइंट पर बात कर लेते हैं, क्या है ये चीज़, यदि एक सम संख्या में एक विषम संख्या जोड़ दी जाए तो उत्तर सदैव विषम संख्या प्राप्त होती है। इसको हम देख लेते हैं। ठीक। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है 2, 1 मिनट, कोई संख्या है 2। ठीक, 2 क्या है भाई, एक सम संख्या है। ठीक। और इसमें कह रहा है कि विषम संख्या जोड़ दीजिए, मतलब आपने जोड़ दिया है इसमें 3। ठीक, कितना हो गया, 3 2 5। जो 5 आपको रिजल्ट मिला है, ये क्या है, एक विषम संख्या है। यही कह रहा है ये चीज़ कि जब भी आप किसी सम संख्या में किसी विषम संख्या को जोड़ते हैं तो उत्तर आपको हमेशा एक विषम संख्या ही प्राप्त होती है। तो इसको आप देख सकते हैं कि दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम। 4 है, 4 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो 4 3 कितना हो गया भाई, 7। मान लेते हैं 5 है। ठीक, 5 में हम क्या जोड़ देते हैं भाई, 6। 5 क्या है, विषम संख्या। 6 क्या है, सम संख्या। सम प्लस विषम बराबर क्या हो गया, विषम। 6 5 11, 11 क्या है, विषम संख्या। ठीक। तो आप समझ पा रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, वो आप समझ पा रहे होंगे। यदि 2 विषम संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है तो सदैव एक सम संख्या प्राप्त होती है। काफ़ी अच्छी बात कही गई है कि जब भी हम 2 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो उत्तर आपको क्या मिलता है, एक सम संख्या। ठीक। जैसे हमने 3 और 3 को जोड़ा तो उत्तर आपको 6 मिला। इसी प्रकार से जैसे हम किसी अन्य संख्या को जोड़ते हैं
5 प्लस 3, 5 क्या है विषम, 3 क्या है विषम, विषम प्लस विषम क्या होना चाहिए आपका, सम आना चाहिए। तो देख लेते हैं, 5 3 8, जी बिल्कुल, ये आपको मिल गया है सम। तो यही कह रहे थे और कुछ नहीं है। इन बिंदुओं को आप चाहे तो अपने कॉपी में जो है नोट कर सकते हैं, ये नोटेबल पॉइंट है आपका, ठीक। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका अगर चाहें तो, ठीक। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में इसका दे देंगे, पीडीएफ का लिंक। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। यहाँ पर कह रहा है किसी भी सम संख्या का जितनी भी घात की जाए परिणाम सदैव सम संख्या होगी। अब किसी भी विषम संख्या की जितनी भी घात की जाए परिणाम सदैव विषम संख्या होगी। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये बातें सही कह रहे हैं या गलत है, जो भी है हम इसकी जांच करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कोई सम संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं, ठीक। अब 2 की क्या कह रहा है यार, घात करने की, ठीक। सम संख्या की घात मान लेते हैं, हम सम संख्या घात 2 ले लेते हैं, सम संख्या घात 1 ले लेते हैं। 2 क्या है विषम घात है, 1 क्या है सम घात है। दोनों का हम लेकर एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम घात 2 लेते हैं तो उत्तर हमारा 4 आता है, जो कि एक क्या है, सम संख्या है। यहाँ पर हम जैसे ही 2 की पावर 1 मतलब विषम संख्या लेते हैं तो उत्तर हमारा क्या आता है, 2 आता है, जो कि एक है सम संख्या। तो सही कह रहे हैं कि जहाँ पर भी आपको सम की पावर कोई भी संख्या होगा, मतलब सम संख्या की पावर कोई भी संख्या होगा, तो आपको उत्तर हमेशा क्या मिलेगा, एक सम संख्या मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट कह रहा है किसी भी विषम संख्या की जितनी भी घात की जाए परिणाम सदैव विषम संख्या होगी। तो हम चेक कर लेते हैं, जैसे 3 क्या है, एक विषम संख्या, 3 की घात हम 2 कर लेते हैं तो हो जाएगा 3 गुणे 3, जानते हैं आप, जिसके बाद घात जितने होते हैं उतनी बार उसका मल्टीप्लाई होता है, मतलब गुणा होता है। तो 3 तिया का 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 क्या है भाई, ये क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक। तो यही कह रहे हैं हम कि जब भी किसी विषम संख्या के घात कोई भी सम संख्या हो या फिर विषम संख्या हो तो रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है भाई, विषम मिल रहा है। हम सम पर भी एक बार चेक कर लेते हैं, सम पे तो चेक कर लिया, अब हम एक बार विषम पे भी चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं विषम क्या होता है, 1 है, तो 3 की पावर 1 क्या हो गया, 3। 3 क्या है भाई, विषम संख्या है। तो बिल्कुल ये चीज़ जो है सेटिस्फाई कर रहा है। हम बढ़ते हैं आगे, ठीक। तो यहाँ पर आपको एक नया चीज़ मिल गया भाई, क्या, कंपोजिट नंबर। इस बात से आप बहुत कम अवगत होंगे, चलिए हम अवगत करा देते हैं। यौगिक या भाज्य या फिर संयुक्त संख्या, इसे 3 नामों से जाना जाता है, यौगिक या फिर कह लें भाज्य या फिर कह लें संयुक्त। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है जिन संख्याओं के अंत में एक या उस संख्या को छोड़कर दूसरी किसी संख्या से भी भाग हो जाए तो उन्हें यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। भाज्य संख्या सम और विषम दोनों हो सकती हैं, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो हम चेक कर कर आपको बता देते हैं कि कैसे होगा। आपको सीधा से ये याद करना है भाई, भाज्य। भाज्य का बिल्कुल आसान सा मतलब ही होता है जो चला जाए, भाज्य हो जाए, सीधी सी बात है भाई, भाज्य है इसका नाम, मतलब जो संख्या कई संख्याओं से कट जाए। जैसे अगर हम बात करें 6 की, तो 6 क्या है भाई, एक भाज्य संख्या है। ये किससे कट रहा है, ये कट रहा है आपका 2 से कट रहा है, ये कट रहा है आपका 3 से कट रहा है, और खुद से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। तो ऐसी संख्या जो खुद और 1 के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कटे उससे हम लोग क्या कहेंगे भाई, भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर, ठीक। आपको कोई भी संदेह नहीं लेना है, सीधी सी बात आपको समझना है। ऐसी कोई भी संख्या
ऐसी कोई भी संख्या, ठीक, जो स्वयं, क्या भाई, जो स्वयं, जैसे मान लेते हैं यक्स कोई संख्या है, ठीक है, तो यक्स क्या करे, खुद से भी कटे, किसी अन्य संख्या से भी कटे, ठीक, खुद से कटे, एक से कटे और अन्य संख्याओं से भी कटे, ये कंडीशन होनी चाहिए उसकी। समझ पा रहे हैं आप लोग? कहने का अर्थ यही है कि जितनी भी भाज्य संख्याएं होती हैं वो एक से कटती हैं, खुद से कटती हैं, ठीक है, किससे कटेंगी, एक से कटेंगी, खुद से कटेंगी और अन्य किसी संख्या से भी कटेंगी, ये बात होनी चाहिए, तो भाज्य कहलाती हैं। हम बढ़ते हैं आगे। अब अगला चीज़ है ऋण या फिर अभाज्य या फिर असंयुक्त, जिसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं या भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है जिन संख्याओं में एक या उस संख्या के खुद के अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या से भाग न हो तो उसे ऋण या फिर अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का अर्थ यह था भाई कि जब भी कोई संख्या है यक्स, ठीक है, वो खुद से कटे और एक से कटे और किसी अन्य संख्या से ना कटे, मतलब जो यक्स है वो यक्स से ही कटे और एक से कटे, तो वो क्या होता है भाई, अभाज्य संख्या। मतलब जो खुद और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से ना कटे। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे बात कर लें कि 2 हो गया, 2 देखते हैं किससे कटता है, 2 खुद से कटता है और एक से कटता है। जैसे 7 लेने, 7 किसी पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, तो 7 खुद से कटता है और 7 एक से कटता है, ठीक, ये बात है। जैसे अगर हम अन्य उदाहरण की भी बात कर लें, 11 हो गया, 11 देखिए किससे कटता है, 11 खुद से कटता है और एक से कटता है, ठीक। 13 हो गया, 13 खुद से कटता है और एक से कटता है। कहने का अर्थ ये निकला कि जो संख्या खुद से कटे और एक से कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है नोटेबल पॉइंट दिया गया है, आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं कि एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है, 2 सबसे बड़ी छोटी अभाज्य संख्या है, 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है, सम भी है, बाकी सब अभाज्य विषम संख्याएं हैं। 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या आपको मिलेगी, 1 से 50 तक 15 मिलेगी, 50 से 100 तक 10 मिलेगी, 1 से 100 तक 25 मिलेगी, ठीक। तो हम इस बात को समझ लेते हैं कि ये जो सेकेंड लाइन कहा गया है कि 2 जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इसको हम समझ लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो दिया गया है कि 2 एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य भी है तथा सम भी है। तो जैसे हम जानते हैं कि जितने भी सम संख्याएं होती हैं वो 2 से कट जाती हैं, तो जाहिर सी बात है 2 तो खुद ही है सम संख्या, ठीक, ये सम संख्या है 2, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, सम अभाज्य कहा जा रहा है, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न कभी पूछ देता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप ऑप्शन टिक करेंगे भाई 2, ठीक। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तब भी आप क्या टिक करेंगे, 2, ठीक, क्योंकि एक जो है वो न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, ये बात आप गौर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जुड़वा अभाज्य, ठीक है, ये नई चीज़ है, ट्वाइंग प्राइम जिसे कहते हैं, ट्वाइंग्स प्राइम, ठीक। ट्वाइंग प्राइम क्या होता है भाई, जुड़वा अभाज्य, अभाज्य संख्याओं के जोड़े को, ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे भाई 13 हो गया, 11 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, मतलब जब भी अभाज्य संख्या जोड़े में आ जाए। कहने का अर्थ ये नहीं है कि 2 अभाज्य संख्या है और क्या बात कर लिया, 2 अभाज्य संख्या है तो ये 2 भी हो गया, ये भी 2 हो गया, दोनों क्या है, अभाज्य संख्या, दोनों एक साथ आ गई, तो क्या ये अभाज्य संख्या हो गया, नहीं, ये बात आपको नहीं समझना है, ये जुड़वा नहीं हुआ। जुड़वे में बात करनी है ऐसी संख्या की, ठीक है, जो क्या हो, जो कि किसी पहाड़े में ना आता हो, ठीक है, जो खुद से कटता हो और एक से कटता हो, किससे कटता हो, खुद से कटता हो और एक से कटता हो,
वही संख्या आपको जोड़नी चाहिए। ठीक, जैसे यहाँ पर 13 आया है, 13 आया है तो 13 खुद से कटेगा और 13 एक से कटेगा। हम 22 को नहीं ले सकते हैं। क्यों क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि 22 2 से कट जाएगा, 22 11 से कट जाएगा और 22 से भी कट जाएगा और 22 1 से भी कट जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक प्रकार से भाज्य संख्या हो जाएगा। तो हम इस जोड़े को नहीं लेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। तो हम ये देखते हैं। ठीक है, सहभाज्य संख्या करो प्राइम नंबर क्या होता है भाई? यदि दो संख्याएं आपस में एक दूसरे को विभाजित न करें अर्थात उनका महत्तम समापवर्तक एक हो तो ऐसी सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं को सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 15 है और क्या है भाई? 16 है और 4 है। ठीक, सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर और 9 है। क्या कह रहा है? यदि दो संख्याएं आपस में एक दूसरे को विभाजित न करें, ठीक है, तो इन दोनों का जो एचसीएफ हो वो एक हो तो ऐसी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है भाई, सहभाज्य का मतलब है खुद से कटे। ठीक है, और एक से तो सभी कटते हैं, वो तो आप जानते ही हैं। आप लगभग किससे कह सकते हैं? इसे अभाज्य संख्या की तरह ही देख सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, इसी की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं। सहभाज्य में क्या है? वो खुद से कटे। और एचसीएफ वाला जो कंडीशन है, इन दोनों का जो एचसीएफ होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ठीक है, अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो आप टॉपिक में पढ़ेंगे। कौन सा? आपका फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, उसी में आपको पढ़ाया जाएगा कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर कह रहा है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सहभाज्य होती हैं। ठीक, जैसे दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं जो क्रम से आती हैं, जैसे एक आता है, एक के बाद दो आता है। ठीक है, फिर दो के बाद तीन आता है, दो तीन। ठीक है, फिर चार के बाद पाँच आता है, चार पाँच। मतलब जो भी हो एक दूसरे से मतलब श्रृंखलाबद्ध हो, मतलब क्रम से आता हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्रम से मतलब समझते हैं। क्रम जैसे आप गिनती पढ़ते हैं तो एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, बिल्कुल वही रूटीन फॉलो हो कि जैसे चार के बाद पाँच आता है तो पाँच के बाद छः आना चाहिए। मतलब ये चीज़ होना चाहिए। आप ये नहीं लिख देंगे कि पाँच के बाद चार लिख देंगे तो ये नहीं हो पाएगा। पाँच के बाद चार नहीं आता है, चार के बाद पाँच आता है, ये चीज़ आप लिखेंगे तो सही रहेगा। ठीक है भाई, ये चीज़ आप समझिए इसको। ठीक, अब यहाँ पर कह रहा है जैसे अगर हम दो क्रमागत जोड़े की बात करें तो ये हो गया दो, ये हो गया तीन, दो और तीन ये क्या हो गई भाई? सहभाज्य संख्याएं। ठीक, दो अभाज्य तीन का नेचर क्या है? खुद से कटेंगी, एक से कटेंगी। तीन क्या है? खुद से कटेंगी और एक से कटेंगी। जैसे यहाँ पर छः हो गया, छः के बाद सात हो गई, ये चीज़ें देख रहे हैं आप। ठीक, छः हो गया और सात हो गई, ये भी हो गया। ठीक, तो ये हो गया आपका क्रम से। क्रम से चीज़ समझ रहे हैं ना आप? जो चीज़ क्रम से हो बस वही चीज़ है। तो क्रम वाला जो जोड़ा होगा वो आपका क्या होगा? सहभाज्य होगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन इसका देख लेते हैं कौन सा, कि प्राकृतिक प्रत्येक जुड़वा अभाज्य संख्या सहभाज्य संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक सहभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगी। ये कह क्या रहा है? इस बात को बहुत ही आसानी से समझिए आप लोग। ये आपके मन में मतभेद करने का पैदा कर रहा होगा, परंतु इसको आप समझ लेंगे क्योंकि आपको इतना आसानी से पढ़ाया जा रहा है, समझ पाएंगे आप। यहाँ पर क्या लिखा है? प्रत्येक जुड़वा अभाज्य संख्या सहभाज्य संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक सहभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, अब यही कह रहा था ये चीज़ कि जैसे जो प्रत्येक जुड़वा अभाज्य संख्या है वह सहअभाज्य संख्या होगी। जो जुड़वा जो है अभाज्य संख्या, जैसे अगर हम अभाज्य संख्या की बात कर लें तो क्या हो जाएगा? चार हो गया,
5 हो गया। ठीक, ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या जो खुद से कटें और एक से कटे और किसी संख्या से न कटे उसे क्या कहते हैं हम, अभाज्य संख्या। तो ये दोनों हो गए अभाज्य संख्या। ठीक, लेकिन प्रत्येक सहअभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। यही कह रहा है ये चीज़ कि जो अगर मान लीजिए हैं जैसे 2 हो गया, 2 क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, 3 हो गया, 3 क्या है आपका, 3 क्या है, ठीक, अभाज्य संख्या हो गया जो खुद से कटे और एक से कटे उसे क्या कहते हैं हम, अभाज्य संख्या। तो ये चीज हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि जो कह रहा है ये टॉपिक बहुत ध्यान से देखिए आप। जितनी भी अभाज्य संख्या होते हैं जोड़ा संख्या नहीं होगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये जो जोड़ा है ये सब अभाज्य संख्या जो बने वो जोड़े में ही बने। ये चीज़ जैसे यहाँ पर 13 हुआ है तो 13 में यहाँ पर जोड़ा भी आया है। तो यही चीज़ वो कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि ये जो 13 बना है हर बार ये जो सहअभाज्य संख्या है वो जोड़े में ही बनी, वो अलग अलग सिंगल भी बन सकती हैं। यही चीज़ कह रहा है वो। ठीक, इसे आप समझ लीजिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर क्या होता है भाई, रियल नंबर सभी को पता होगा क्या होता है रियल नंबर। नहीं पता है तो आप देख लेंगे। परिमेय व अपरिमेय संख्या के एकत्रित परिवार को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। इतनी ये जो परिभाषा लिखी गई है घुमा फिरा कर, अब समझिए सीधी सी बात क्या है कि जब भी आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या कहीं पर दिख जाए, परिमेय और अपरिमेय संख्या कहीं पर भी दिख जाए, ठीक, ये दोनों क्या हो, एकत्रित हो, तो समझ लीजिए क्या है वो, वास्तविक संख्या है। जैसे अगर हम बात करें 2 प्लस रूट में 3, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो 2 है ये है आपका परिमेय संख्या। क्यों ये है परिमेय संख्या, क्योंकि जिसके बट्टे कुछ नहीं उसके बट्टे 1 होता है। तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई हो गया कि पी बाई क्यों का रूप ले लिया, जहाँ पर हमारा जो हर है वो 0 नहीं है, इसी को कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 प्लस रूट में 3 जो है ये क्या है, एक वास्तविक संख्या। यहाँ पर 2 क्या है, परिमेय, रूट 3 क्या है, अपरिमेय। वास्तविक मतलब क्या होता है, परिमेय प्लस अपरिमेय। यही चीज़ कह रहा है, जहाँ पर आपको परिमेय दिख जाए और अपरिमेय दिख जाए। कहने का अर्थ अगर हम और भी देख लें तो 4 प्लस 2 रूट में 3, ठीक, ये क्या है भाई, ये परिमेय, ये अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय मिलाकर वास्तविक। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं अवास्तविक संख्या, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। ये आप जब 11 में जाएंगे तो आपको वहाँ पर देखने को मिलता है, इन डीप स्टडी आप वहाँ पर करेंगे इसका। और उसकी हायर एजुकेशन में भी जब जाएंगे आप तो बीएससी वगैरह करेंगे तब भी वहाँ पर देखेंगे आप। ठीक है, अवास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तव में जिन संख्याओं का कोई अस्तित्व तो नहीं होता उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे अगर आप बात करें कि कभी भी आपको रूट में जो है, रूट में -1 मिल जाए, रूट में क्या मिल जाए, -1 मिल जाए, जो कि क्या है, इसका मान ही आप नहीं निकाल पाएंगे, डिटरमाइन नहीं है ये। रूट में -1 का मान क्या है, डिटरमाइन है नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं हम लोग, अवास्तविक, जो कि क्या है, वास्तविक है ही नहीं, उसी को हम लोग कह रहे हैं अवास्तविक। ठीक, जैसे रूट में हो गया -1 तो इसको क्या लिखते हैं पता है, रूट में -1 को क्या लिखते हैं, आई स्क्वायर बराबर 1, ये सब वैल्यू हैं इसके। ठीक, ऐसे ऐसे इसका मान निकलता है। ठीक, ऐसे है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आपको पढ़ना है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिससे हम लोग इंटीजर कहते हैं। इंटीजर क्या होता है, अब इसे समझ लेते हैं। इंटीजर, इंटीजर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है आपका निगेटिव इंटीजर। ठीक, तो इंटीजर का मतलब है
जितने भी गिनती वाले संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 बीच में जीरो, इधर -1 -2 -3 -4, मतलब गिनती में प्लस वाली संख्या, गिनती में माइनस वाली संख्या, बीच में जीरो को भी इंक्लूड कर लें तो ये बनती है हमारी पूर्णांक संख्या। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ पाएंगे आप एकदम बिल्कुल ही अच्छे से। तो पूर्णांक में मतलब जो भी आप संख्या सोच लें, जैसे 5 ये क्या हो गया भाई पूर्णांक, 6 ये क्या हो गया भाई पूर्णांक, ठीक, 6 क्या हो गया ये पूर्णांक, ठीक, 7 ये क्या हो गया पूर्णांक, 8 ये क्या हो गया पूर्णांक, मतलब कहीं न कहीं जो भी गिनती वाली संख्या जीरो क्या हो गया भाई पूर्णांक, -8 क्या हो गया भाई पूर्णांक, -4 क्या हो गया भाई पूर्णांक, -3 क्या हो गया भाई पूर्णांक, ठीक, -2 क्या हो गया भाई पूर्णांक। मतलब जो भी संख्या आप देख रहे हैं प्लस में या फिर माइनस में, क्या है गिनती वाली संख्या है, तो क्या हो गया था भाई, वही होता है पूर्णांक। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कौन सा पूर्णांक धनात्मक रहेगा, कौन सा पूर्णांक ऋणात्मक रहेगा, कब हम पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, कब हम पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। तो इस चीज़ को समझ लें कि जब भी आपको जैसे देखते हैं 3 के आगे प्लस नहीं लिखा रहता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। जब भी कोई संख्या जब वो पॉजिटिव होती है, जैसे 5 हो गया, जब भी ये पॉजिटिव होता है तो इसके सामने आप प्लस ना लिखें तब भी ये क्या है पॉजिटिव है। अक्सर जो है अक्सर कर कर हम लोग जो है पॉजिटिव संख्याओं के आगे पॉजिटिव सिंबल नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये पॉजिटिव होते हैं, और जो निगेटिव होते हैं उन्हें दर्शाने के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, उसके सामने माइनस जरूर लिख देते हैं। ठीक, तो आपको यहाँ पर देखना है कि जब भी जितने भी माइनस वाले गिनती वाले संख्या होंगे, जैसे -4 -5 -2 -1, ये सब जितने होते हैं ये सब क्या है निगेटिव इंटीजर। क्या है भाई निगेटिव इंटीजर। ठीक, जितने भी माइनस वाले हैं सब क्या है निगेटिव इंटीजर। ठीक, और जितने भी प्लस वाले हैं सब क्या हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, तो आप इसमें कतई दिक्कत नहीं लेंगे, आप समझ जाएंगे बिल्कुल आसानी से। तो जैसे अगर हम पॉजिटिव की बात कर लें, 2 हो गया, 4 हो गए, 5 हो गए, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गए। ठीक, ये सब क्या है पॉजिटिव। अगर निगेटिव की बात करें -3 -1 -2 -4, मतलब ज़रूरी नहीं है फिक्स ऑर्डर में चले। हालांकि जितनी भी संख्याएं हैं सब क्या है निगेटिव इंटीजर, इन सबको बोलेंगे। ठीक, जो भी है पॉजिटिव, जो पॉजिटिव रहेगा उसे पॉजिटिव, जो निगेटिव रहेगा उसे निगेटिव। अगर क्वेश्चन आ गया कि इन सब में बताइए पॉजिटिव कौन सा इंटीजर है कौन सा निगेटिव है, तो ये देख रहे हैं ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या है निगेटिव इंटीजर, ये क्या है निगेटिव इंटीजर, ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, आप समझ गए होंगे क्या हम कहना चाहते हैं, वो आप समझ गए होंगे। ठीक, तो वही कहा गया है यहाँ पर, जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो प्लस में रहता है। ठीक, और जो निगेटिव इंटीजर होता है वो माइनस में रहता है। ठीक, ये चीज़ है इसमें, इसमें आपको और कोई दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक है भाई, ज़रा सा थोड़ा 1 मिनट वेट कर लेते हैं, नेटवर्क थोड़ा कनेक्टिविटी जो है वो आपका। ठीक है भाई, आ जाते हैं वापस से यहाँ पर। ठीक, अब जो है आप देख पाएंगे, अगला चीज़ देखते हैं हम, परिमेय संख्या रेशनल नंबर। क्या होता है भाई परिमेय संख्या, काफ़ी बार पूछा जाता है और अच्छी टॉपिक है, और आपको समझना भी चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। बिल्कुल एकदम ही आपको ये समझना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं तो आप समझ चुके हैं, आप परिमेय संख्या को भी समझ लीजिए। रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या जो p/q। अब p/q ये प्रचलन में चला आया, इसलिए सभी लोग इसको p/q ही करना सफिशिएंट समझते हैं। वास्तव में होता क्या है अंश बटे हर। आप उसको कुछ भी लिख सकते हैं, a/b लिख सकते हैं, या फिर c/d लिखिए, जो भी आपका मन हो वो आप लिखिए। ठीक,
ये चीज़ें हैं। मतलब जो भी संख्या अंश और हर की बटेगी, अंश और हर के रूप में लिखी जाए, कहने का अर्थ क्या है, भिन्न के रूप में। अंश और बटे हर क्या होता है, भिन्न ही तो होता है, अंश बटे हर। ठीक, तो ये चीज, तो कहने का अर्थ जो भी संख्या भिन्न के रूप में लिखी जाए और जिसका हर मतलब नॉमिनेटर, जो ऊपर वाला होता है उसे नॉमिनेटर कहते हैं, जो नीचे वाला होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक, डिनोमिनेटर। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, समझ लेना है बात को कि जब भी आपसे परिमेय संख्या पूछा जाए तो आप ऐसी संख्या बताएंगे जिसका हर क्या हो, जीरो ना हो, और अंश क्या हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है हमको। हमको हर से मतलब है कि उसका जो नॉमिनेटर चाहे कुछ भी हो, बट उसका डिनोमिनेटर जो हो वो जीरो ना हो। ये जो डिनोमिनेटर है उसका जीरो ना हो, नॉमिनेटर जो है उसका चाहे कुछ भी हो, मतलब अंश कुछ भी हो, परंतु उसका हर जो हो वो जीरो ना हो, और जो अंश और हर जो हो वो दोनों क्या हो, इंटीजर हो। इंटीजर आप लोग पढ़ चुके हैं, मतलब जो क्या हो, पूर्णांक हो, चाहे वो प्लस वाली गिनती की संख्याएं हों, चाहे वो माइनस वाली गिनती की संख्याएं हों, चाहे वो क्या हो, जीरो हो। ठीक, मतलब अंश में ये सब हों और हर में भी ये सब हों, लेकिन हर में ये कंडीशन क्या है कि हर जो है उसका वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये बात अच्छे से आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछ लेता है कि 3/2 ये क्या है, परिमेय संख्या है या नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ देता है, क्या पूछ देता है कि 2/0 क्या ये परिमेय संख्या है, तो आप कतई नहीं कहेंगे कि ये परिमेय संख्या है। ठीक, क्यों, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वो क्या हो गया, आपका जीरो हो गया, जबकि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ठीक है भाई, ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो नॉमिनेटर अपॉन जो डिनोमिनेटर है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यही कह रहे हैं हम, और कुछ नहीं कह रहे हैं। ठीक, यही चीज़ इसमें कहा गया है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि कोई नई बात कही गई है। तो आप समझ चुके हैं कि जो पूर्णांक था, आपका पूर्णांक जो भी था, पूर्णांक संख्याएं आपने जितनी भी पढ़ी, सब में जो था वो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव इंटीजर था, ठीक है, नेगेटिव वाला नेगेटिव इंटीजर था, उसमें जीरो भी थे। तो नॉमिनेटर में इन सब में से कोई भी आ जाए, नॉमिनेटर में इन सब में से कोई भी आ जाए, समझ लीजिएगा कि वो क्या है, पूर्णांक है। ठीक, अगर मान लेते हैं कि जैसे अगर हमसे पूछ लिया क्या एक एक क्या परिमेय संख्या है, तो आप क्या कहेंगे, ऐसी स्थिति में आप सोचेंगे कि एक क्या है, ये तो अंश और हर के रूप में नहीं दिख रहा है। परंतु जनरली ऐसा नहीं होता है, इनडायरेक्ट वे में आप देखते हैं कि जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे एक होता है। तो इस प्रकार से इसका जो डिनोमिनेटर हुआ वो जीरो के बराबर नहीं हुआ है। मतलब क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। आप देख पा रहे हैं, अगर इसका नॉमिनेटर जो है वो जीरो हो जाता तो ये परिमेय संख्या नहीं रह जाती, या फिर यही 1.5/4 हो जाता, तब भी ये नहीं रह जाती। क्यों, क्योंकि ये जो ऊपर वाला वैल्यू है जिसको हम लोग नॉमिनेटर, नीचे वाला वैल्यू है जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ये दोनों का होना चाहिए, आपका इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मीन्स आई, इसे आई से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इंटीजर होना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये सब बातें समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ते हैं अब। यहाँ पर कहा क्या रहा है आपसे, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या, ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है। मतलब जितने भी आप गिनती वाली संख्या हैं, क्या है, जितने भी आपकी काउंटेबल नंबर हैं, काउंटेबल नंबर जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं, काउंटेबल नंबर जितने भी हैं, जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं, ठीक, या फिर काउंटेबल कहें या फिर नेचुरल कहें, जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, वो सब क्या है भाई, परिमेय संख्या है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इन सब के नीचे तो नहीं लिखा है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में इन सब के नीचे क्या होता है, एक प्रेजेंट होता है, जिसके बट्टे कुछ नहीं उसके बट्टे एक, ये आप मान लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ से सभी हो जाते हैं अंश और हर के रूप में, और अंश भी इनका पूर्णांक होता है और हर भी इनका क्या होता है, पूर्णांक होता है, और इनका हर जो है वो 0 नहीं होता, इसलिए क्या हो जाते हैं, परिमेय संख्या हो जाते हैं। ठीक है, अब अगली पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या लिखा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है। अभी आप पढ़ चुके हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। हम फिर से बता देते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है। जब भी आप नेचुरल नंबर में क्या कर देते हैं, 0 को ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है भाई, पूर्णांक, पूर्ण संख्या। W से इंडिकेट करते हैं इसको, ठीक है। तो W इज इक्वल टू 0 प्लस का नेचुरल नंबर, ठीक भाई, ये आप कह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से समझ सकते हैं आप, जितने भी पूर्ण संख्या है। अब जैसे मान लेते हैं 0 आ गया, 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या, बट ये नेचुरल नंबर नहीं है। 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो 0 ये तो नॉमिनेटर में रहेगा, जिसके बट्टे कुछ नहीं उसके बट्टे 1, ये हमारा डिनोमिनेटर में। और नॉमिनेटर है, हमने क्या बोला था हमने, नॉमिनेटर में जब भी आपको पूर्णांक मिलेगा और डिनोमिनेटर में आपको पूर्णांक मिलेगा, और जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो क्या हो जाता है, परिमेय हो जाता है। ठीक है, इतनी छोटी सी बात थी, आप समझ चुके होंगे। इसमें थर्ड पॉइंट कह रहा है आपसे, प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होता है। ठीक, अभी आपने समझ चुका है कि जितने भी नॉमिनेटर में लिखे जा रहे थे, वो सभी क्या थे, अरे भाई सभी जो डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर में लिखे जा रहे थे सब तो पूर्णांक ही थे। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जितने भी पूर्णांक होते हैं सब क्या होते हैं भाई, परिमेय संख्या होते हैं। नॉमिनेटर में भी, डिनोमिनेटर में जो 0 आता है ये तो पूर्णांक है, बट नॉट इक्वल टू 0, हर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, वे दशमलव भिन्न संख्या जो अशांत और न दोहराई जाने वाली, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे इतना इतना इतना। ध्यान दें, अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ऐसे ही दशमलव भिन्न होती हैं, इसलिए ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, समझ लीजिए इस बात में क्या कहा गया है। ठीक है, इस बात में यही कह रहा है कि जब भी क्या भाई, कि जब भी कोई वैल्यू रूट में हो, क्या हो, कोई वैल्यू रूट में हो, मान लेते हैं रूट x है। ठीक, तो ये जो x है, अगर इसका मान आपको पूर्णांक नहीं प्राप्त होता, इंटीजर नहीं प्राप्त होता, कहने का अर्थ है जैसे 4 है, 4 का निकल गया, 2 दूनी 4, 2 निकला, इसका मान क्या है, ये पूर्णांक है। अगर ये सीधा इसका मान नहीं निकल पा रहा है, ये मान अगर दशमलव निकल रहा है, ये जो मान है आपका अगर ये दशमलव निकल रहा है, तो इसका मतलब यही है कि ये क्या है, सही नहीं निकल पा रहा है। अगर सही नहीं निकल पा रहा है तो ये क्या हो गया, अपरिमेय हो जाएगा। जैसे आप रूट में 3 देख लेंगे, रूट में 3 को आप निकालेंगे बाहर तो दशमलव में जाएगा। ठीक है, रूट में 2 निकालेंगे आपका दशमलव में जाएगा, ये बातें हैं। ठीक, रूट में 5 हो गया, ये भी दशमलव में जाएगा, रूट में 7 हो गया, ये भी दशमलव में जाएगा। कहने का अर्थ है जिसकी भी रूट में वैल्यू क्या हो, डिफाइन ना हो, वो क्या हो गया भाई, अपरिमेय संख्या। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ जाएंगे आप। अब आते हैं क्रमागत सम संख्या। अरे यार, क्रमागत आप लोग समझ चुके हैं क्या भाई, ऑर्डर में जो हों, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सब संख्याओं का ऑर्डर है। परंतु इसमें क्या कह रहा है भाई, सम संख्या, क्रमागत सम संख्या खोज रहा है। तो पहली संख्या 2 हो गई, उसके बाद क्या हो गई, 4 हो गई, 4 के बाद आने वाली संख्या क्या, 6, मतलब 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई। इस प्रकार से ये चले श्रृंखला के रूप में, जितने भी जो हैं श्रृंखला के रूप में चलें, तो क्या हो गई, क्रमागत, मतलब क्रम से आने वाली सम संख्या। जैसे 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 12 आता है, इस प्रकार से जितने भी हैं। ठीक, अब क्रमागत विषम संख्या की बात की जाए
तो क्रमागत विषम संख्या अभी आपने पढ़ रखा है, 1 2 1 3, 3 के बाद क्या आता है, 5 आता है, 5 के बाद क्या आता है, 6, 6 क्या है भाई, सम है, तो सम हमको नहीं लेना है, विषम लेना है। 6 से आगे चले जाएंगे 7, 7 के बाद क्या आता है, 8, 8 क्या है, सम है, क्या लेंगे, 9, 9 के बाद क्या आता है, 10, 10 क्या है, सम है, इसलिए क्या लेंगे, विषम। तो ये चीज़ कह रहे हैं हम, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ जाएंगे आप लोग, ठीक। अब यहाँ पर आप लोग अटकेंगे ज़रूर से, ज़रा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। काफ़ी जो लेंदी है परंतु समझ लीजिएगा आप लोग इसे। संपूर्ण संख्या, ये एक नई चीज़ आ गई है, संपूर्ण संख्या, ठीक। ये जनरली हर किताब में नहीं देता है, फिर भी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, ठीक। ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या के मान से दोगुना हो, संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 1 से 100 के बीच में 6 और 28, ये दो हैं। कहने का अर्थ है, अभी अभी हमने आपको एक चीज़ बताया था, भाज्य संख्या, ठीक है। जैसे अगर हम भाज्य संख्या में 6 की बात कर लें तो 6 किस किस से भाज्य है भाई, 6 तो है खुद से, 3 से, 2 से और 1 से। तो यही संख्या अगर जिस संख्या से भाज्य है, 6 से है, 6 3 से है, 6 2 से है, 6 1 से है, ठीक है। तो ये इससे भाज्य है 6, ठीक। तो मतलब कहने का अर्थ यही है कि अगर ये संख्या इतनी संख्याओं से भाज्य है तो इन संख्याओं का योग जो होगा वो इस संख्या के दो गुने के क्या हो, बराबर हो। तो यही संख्या क्या होगी, संपूर्ण संख्या होगी। तो देख लेते हैं हम, तो ये किससे भाज्य है, 1 से, और किससे भाज्य है, 2 से, और किससे भाज्य है, 3 से, और किससे भाज्य है, 6 से। तो 2 1 3, 3 3 6, 6 3, यहाँ पे देखेंगे 6 3 कितना भाई, 9, 9 2 11, 11 1 12, ठीक। अब 12 ये हो गया, तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका रिजल्ट जो क्या है गया, ये जो इसका रिजल्ट आया है, वो क्या आया है, 12। मतलब इस संख्या क्या है, वो दोगुना है। मतलब जो हायर संख्या था जिसका हमने निकाला था कि वो किस किस से कट रहा है, उसका क्या है, वो दोगुना है। अगर ये संख्या उस संख्या का दोगुना निकल जाता है, इसका मतलब वो संख्या क्या है, संपूर्ण संख्या है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम 28 की बात कर लें, 28 किस किससे भाज्य है, 28 किस किस से भाज्य है, तो 28 कहेंगे, 28 खुद से भाज्य है, 14 से भाज्य है, 14 14 14 28, ठीक है। 7 के साथ 14, 7 तरीके के साथ चौक 28, 4 बार में 4 से भाज्य है, 1 से भाज्य है। इन सबको जोड़ देंगे, 1 + 4 + 7 + 14 + 28, इन सब का जोड़ आएगा आपका 56। 56 देखेंगे, 28 दूना 56, इसके डबल के बराबर है। इसका मतलब ये संख्या क्या है, संपूर्ण संख्या है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 देखेंगे आप, 4 खुद से भाज्य है, और 4 किससे भाज्य है, 4 खुद से भाज्य है, 4 2 से भाज्य है, 4 1 से भाज्य है। अब इन सब का योग देखेंगे, 1 + 2 + 4 मिला कितना हो गया, 4 2 6 1 7, ठीक है भाई, 7 हो गया। 7 जो है 4 का डबल करेंगे, 4 दूनी 8 होना चाहिए, ये कितना निकला, 7। इसका मतलब क्या है, ये संपूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द्विघातरी संख्याएं, बाइनरी नंबर जिसको कहते हैं हम लोग, वे संख्याएं जो शून्य एवं 1 से निर्मित होती हैं द्विघातरी संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं मशीनरी के लिए प्रयुक्त हो जाती हैं। जैसे 0 1 बाइनरी नंबर, आप कंप्यूटर में पढ़ चुके होंगे बाइनरी नंबर, अरे भाई बाइनरी नंबर पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो 0 और 1 के फॉर्म में होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 0 और 1 के फॉर्म में होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, बाइनरी नंबर, ठीक। जिनका बेस क्या हो, 2 हो, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहाँ पर देख लेते हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं, ठीक है। जितने अंकों को सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती है उतनी बार 9 लिख देते हैं, ठीक है भाई। जैसे अगर हम कह लें कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 × 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9,
अगर हम पूछ लें 10 बार 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 10 बार 9। ठीक है, इसी प्रकार से अगर सबसे छोटी पूछ जाए तो पहली संख्या जो है वो 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 0 0 0 बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो पहले लिख देंगे 1, फिर उसके बाद 0 बढ़ाते जाएंगे 0। देख रहे हैं यहाँ पर 2 अंक हो चुके हैं, तो सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 10 हो गई। समझ पा रहे हैं आप लोग बातों की? ठीक। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। ठीक, इस प्रकार से आप समझ जाएंगे आप लोग। तो भैया लोग, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी को बजाना ना भूलें। धन्यवाद। दैट्स ऑल।